हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज या इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। हमने किसी सिंगल पार्टिकल के लिए भी बात की, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0 है, ठीक है। लेकिन किसी रिजिड बॉडी के ऊपर जो इक्विलिब्रियम होता है दो तरह का होता है। एक होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और दूसरा होता है बेटा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रिजिड बॉडी का इक्विलिब्रियम हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तब होता है व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ all the forces acting on the body is 0। बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, लेकिन उन फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर 0 है तो हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है बेटा, व्हेन, यहां बोलेंगे व्हेन नेट फोर्स इज 0 इट इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। व्हेन द नेट टॉर्क इज 0 then the equilibrium is rotational। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होती है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क 0 होता है। फोर्स तो हम इजीली बोलते हैं बेटा, चलो पहले मैथमेटिकली बताता हूँ। फोर्स 0 होने का मतलब है मास इनटू एक्सेलरेशन जो है वो 0 है, राइट। विच मीन्स कि जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, डी बाई डी टी इक्वल टू 0, वी इक्वल्स टू 0 और v इज कांस्टेंट। या तो वेलोसिटी 0 है या कांस्टेंट है। मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है, अगर हमारा जो पार्टिकल है, पार्टिकल की बात नहीं, यहाँ तो रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं। सो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, उन दोनों केसेस में क्या होगा, रेस्ट में भी इक्विलिब्रियम, यूनिफॉर्म मोशन में भी इक्विलिब्रियम, उस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। बेटा जब टॉर्क नहीं होगा, आपको पता है टॉर्क होता है आई इंटू एल्फा, हमने रिलेशन डिराइव किया, इसका मतलब एल्फा 0 हो गया, लेकिन एल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी। सो वी से डी ओमेगा बाई डी टी 0 है, और अगर डी ओमेगा बाई डी टी 0 है तो इसका मतलब ओमेगा या तो 0 है या ओमेगा इज कांस्टेंट। ओमेगा 0 होगा तो बोलेंगे बॉडी रेस्ट पे है, और ओमेगा कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म रोटेशन। सो यहाँ बोलते हैं कि बॉडी या तो रेस्ट पे है या उसकी यूनिफॉर्म रोटेशन हो रही है। द बॉडी इज ईदर एट रेस्ट और अंडरगोइंग यूनिफॉर्म रोटेशन, तो उस केस में रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में यूनिफॉर्म मोशन होता है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में यूनिफॉर्म रोटेशन होती है। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा देखें बेटा, अगर फोर्स 0 है, देखो ये एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स इधर लग रही है और दूसरी फोर्स इधर लग रही है। मान लो ये F1 और ये F2, इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम है,
मतलब ये दोनों फोर्सेस टॉर्क तो नहीं प्रोड्यूस कर सकती, लेकिन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो सकता है अगर दोनों में से एक बड़ी, डिस्टर्ब हो सकता है अगर दोनों में से एक बड़ी हुई। फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, फॉर ट्रांस इक्विलिब्रियम F1 का मैग्नीट्यूड F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। नेट फोर्स तो तभी जीरो होगी ना, दो फोर्सेस हैं, उन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो जीरो है। तो रिजल्टेंट जीरो कब होगा? व्हेन दे आर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। ठीक है, ये आपको पहले भी पता है। टॉर्क के केस में देखो बेटा क्या होता है, अगर कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में जितनी भी क्लॉकवाइज टॉर्क्स होंगे, sum of clockwise torques is equal to anti-clockwise torques. क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स जो है वो बराबर होंगे। मतलब सपोज करो कि ये कोई रिजिड बॉडी है, एक फोर्स लग रही है इधर F1, सपोज ये लग रही है इधर F2, ये डिस्टेंस है सपोज कर लेते हैं R1 और ये डिस्टेंस है R2। बेटा यहाँ कन्वेंशन देखो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या हम कन्वेंशन यूज करते हैं, इसको हटा देता हूं अभी। एक ऐसा इफेक्ट है टॉर्क का जो क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ये देखो, ये इसका इफेक्ट ये होगा ऐसे, और दूसरा मैं ऐसे लेता हूँ, ये R1 है और ये इधर ले लेता हूँ R2 और ये फोर्स ले लेता हूँ ऐसे F2। इस फोर्स का इफेक्ट क्या है, ये ऐसे घुमा रही है, और इस फोर्स का इफेक्ट है ये ऐसे घुमा रही है। पता चला? F1 इज प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज और F2 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। जब भी टॉर्क के साइन कन्वेंशंस लेने हैं, साइन कन्वेंशंस फॉर टॉर्क, वो साइन कन्वेंशंस क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है that is taken as positive, and अगर क्लॉकवाइज टॉर्क होगा that is taken as negative। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव लेते हैं। तो यहां पर देखो नेट टॉर्क क्या है, जो F1 है, F1 फोर्स है, F1 इज प्रोड्यूसिंग, ऐसे घूम रहा है देखो क्लॉकवाइज टॉर्क, और F2 जो है F2 is producing anti-clockwise torque। पता चल रहा है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में फर्क? यस नो? यस सर। यस सर। ऐसे बॉडी है, फोर्स तो लगेगी तो ऐसे घूमेगी, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन हुई, और उस पर फोर्स उधर की तरफ लग रही है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुई। जब फोर्स के कारण एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, इसका मतलब फोर्स का जो इफेक्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। फोर्स के इफेक्ट को ही टॉर्क बोलते हैं, और जब क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है देन द इफेक्ट इज क्लॉकवाइज, एंड उस क्लॉकवाइज टॉर्क को हम पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। मतलब R1 F1 तो नेगेटिव है क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, प्लस R2 F2 शुड बी इक्वल टू जीरो, जिसे आप ऐसे बोल सकते हैं कि R1 F1 इज इक्वल टू R2 F2। ये स्टेटमेंट चेक कर लो, कुछ पूछना तो पूछो। देखो नेट टॉर्क इज जीरो, ये फोर्स लगेगी ना दूसरी यहां से नीचे, जैसे दरवाजे पे तो हम एक ही तरफ लगाते हैं, दूसरी इधर, जब इसको इधर लगी तो इधर से इधर भी तो लगी ये, क्योंकि यहां से फिक्स है।
जैसे हिंजेस में लगती है नेट टॉर्क 0, तो F1 का टॉर्क कैसा है माइनस R1 F1 प्लस F2 का टॉर्क कैसे है, ये देखो बॉडी यहाँ फिक्स्ड है, ऐसे लगा ना, जब ये ऊपर लगी तो इधर से नीचे भी तो लगी, हम लगा एक रहे हैं बट Yes, दूसरी लग रही है ना यहाँ नाइफ एज से, इक्वल टू 0, तो ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, या इसको उधर ले जाओ दोनों नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा तो यही ना। यहाँ से देखना डिस्टेंस, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से नीचे भी लग रही है फोर्स, हम ऊपर जैसे एक झूला होता है ना ऐसा वाला, ये पार्क में ऐसे लगा होता है, यहाँ सेंटर में फिक्स होता है, तो यहाँ से एक वेट लगाता है बच्चा, तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो यहाँ से ऊपर की तरफ फोर्स लगती है तभी वो नीचे आता है, तो ये नीचे आता है तो वो ऊपर लगाता है फोर्स। तो ये रिएक्शन यहाँ से मिल रहा है, जो ये वेज होता है, या दरवाजे के ऊपर भी हम जो फोर्स लगाते हैं तो एक ही लगाते हैं, तो दूसरा रिएक्शन हिंजेस से मिलता है, सेम प्रोसेस है यहाँ भी, इसलिए R1 yes, sir. F1 लिखा। ये आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा, पिक्चर आपके माइंड में बननी चाहिए ये कि R1 ही क्यों लिखा है, टोटल R क्यों नहीं लिखा। फिर देखें बेटा कई बार क्या होता है ना, पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम, क्या बोल रहा हूं मैं, पार्शियल, समटाइम्स द बॉडी इज अंडर पार्शियल इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम या तो इधर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, या तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है या रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। जैसे मान लो ये वैसा ही एक कोई मीटर स्टिक है या कोई प्लैंक है, कुछ भी, ये सेंटर है, ये डिस्टेंस R है, ये वाला डिस्टेंस भी R है, ठीक है, एक फोर्स लगा रहे हैं इधर और दूसरी फोर्स लगा रहे हैं इधर, ये भी F है और ये भी F है। इस सिचुएशन में बताओ व्हाट इज नेट फोर्स जो हम इस बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं, नेट फोर्स क्या है भाई, फोर्स कितनी है, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 2F, ये भी नीचे ये भी नीचे, तो क्या ये 0 है, नहीं है। नेट टॉर्क देखना, ये ऐसे घुमा रहा है, ये ऐसे घुमा रहा है, तो नेट टॉर्क कितना होगा, RF एंटी क्लॉकवाइज और ये RF क्लॉकवाइज, RF माइनस RF इक्वल टू 0, फोर्स 0 नहीं है, टॉर्क 0 है, इसलिए इस सिचुएशन में द बॉडी इज अंडर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, but not ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। यहाँ रोटेशनल इक्विलिब्रियम है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, पता चला क्या बोला मैंने। एंड अगर मैं सिचुएशन ऐसे ले लूं कि ये है रिजिड बॉडी, एक फोर्स ये, दूसरी ये, यहाँ सेंटर से फिक्स्ड है, ये डिस्टेंस R, ये वाला डिस्टेंस भी R, ये भी F, ये भी F। अब बताओ इस सिचुएशन में नेट फोर्स कितनी होगी, 0, नेट फोर्स इज 0, वाई 0, एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है, किसी एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव लेंगे। और अगर नेट टॉर्क की बात करें, देखना ध्यान से, इसका इफेक्ट है एंटी क्लॉकवाइज, इसका भी तो इफेक्ट एंटी क्लॉकवाइज ही है। तो जब नेट टॉर्क की बात करोगे, RF प्लस RF दैट इज इक्वल टू 2RF एंड दिस इज नॉट 0, तो इस केस में क्या है, फोर्स 0 है इसलिए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, टॉर्क 0 नहीं है
इसलिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। नोट कर लेना बेटा दोनों में एक डिफरेंस। सो दिस इज ट्रांसलेशनल बट नॉट रोटेशनल। और पहले वाले केस में क्या था, रोटेशनल था, ट्रांसलेशनल नहीं था। कभी टॉर्क जीरो होता है, कभी फोर्स जीरो हो सकती है, कभी दोनों दोनों जीरो होंगे तो कंप्लीट। ठीक है, मैं बताऊंगा दोनों जीरो का मतलब क्या है। क्वेश्चन दे रहा हूं एक, बताओ इसको। यस। देखो क्वेश्चन क्या है कि ये एक मीटर रॉड है। मीटर रॉड वो होती है जिसकी लेंथ 1 मीटर होती है। जैसे एक नॉर्मल स्केल होता है ना, लैब में आप देखते हैं, उसको मीटर स्टिक बोलते हैं या मीटर रॉड बोलते हैं। इस मीटर रॉड का सेंटर कहां पर है, 50 सेंटीमीटर मार्क पे है। यहाँ बैलेंस है, ये 0 है, ये 50 है और ये 100 है, ये 100 है। ठीक है, 0 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। फिर क्या सिचुएशन क्या है, इसी मीटर रॉड के 12 सेंटीमीटर मार्क पे, ये 0 है तो ये 12 सेंटीमीटर मार्क यहां होगा। इस 12 सेंटीमीटर मार्क पे अगर हम दो कॉइन रख रहे हैं एक के ऊपर एक, या एक ही कॉइन रख रहे हैं 10 ग्राम का, या 5-5 ग्राम के दो रखे, अब मुझे बताओ क्या अब 50 सेंटीमीटर मार्क पे ये बैलेंस रहेगा? नो सर। नहीं। बोलो 50 से इधर आऊं या उधर जाऊं, मतलब कॉइन्स की तरफ या कॉइन की तरफ। दूसरी तरफ, कॉइन की तरफ। तो क्वेश्चन ही यही है कि अब जब 12 सेंटीमीटर मार्क पे हमने दो कॉइन रखे तो अभी ये बैलेंस हुआ 45 सेंटीमीटर पे। अब ये बैलेंस हुआ 45 सेंटीमीटर पे। क्वेश्चन लिख लीजिए आप, मैं क्वेश्चन बोलता हूं, ठीक है, राइट द क्वेश्चन। लिखो, ए मीटर स्टिक इज बैलेंस्ड, a meter stick is balanced on the knife edge at 50 centimeter mark, is balanced on a knife edge at 50 centimeter mark, मतलब बिल्कुल सेंटर में। when a coin of mass 10 gram, when a coin of mass 10 gram is placed on the 12 centimeter mark, is placed on the 12 centimeter mark, then the balance point is obtained at 45 centimeter mark. 12 सेंटीमीटर मार्क पे जब हमने 10 ग्राम का एक कॉइन रखा तो अभी बैलेंस पॉइंट कहां पे है, 45 सेंटीमीटर मार्क पे है। अभी लास्ट में क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ द रॉड, व्हाट इज द मास ऑफ द रॉड, इस रॉड का मास कितना होगा। इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आएगा, मैं हिंट दूंगा आपको। जो अभी हमने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पढ़ा, सॉरी रोटेशनल इक्विलिब्रियम पढ़ा, उसकी हेल्प से होगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में जब भी आपको कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप याद रखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। मैंने आपको बोला था टॉर्क का दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट सेज कि फॉर, अभी जो स्टेटमेंट पढ़ी, फॉर द रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी, for the rotational equilibrium of a body, the sum of anticlockwise torques is equal to
the sum of clockwise torques. एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स का सम और क्लॉकवाइज टॉर्क्स का सम जो है वो बराबर होता है। ठीक है, अभी देखना बेटा, यहाँ सिचुएशन समझो, ये आप करोगे क्वेश्चन, ट्राई करो आप, मैं कराता हूँ, ये स्टेटमेंट यूज करना। देखो बेटा कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व। ये हमारे पास रॉड है, मान लो रॉड का मास है m जो हमने फाइंड करना है, तो रॉड का वेट जो होगा ये सेंटर पे अगर है तो रॉड का वेट हुआ mg। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा 45 है, ये 50 सेंटीमीटर मार्क पे रॉड का मास जो है वो पूरा वेट पूरा कॉन्सेंट्रेटेड है। यहाँ जो है ये है 12 सेंटीमीटर मार्क पे 10 ग्राम मास है, ग्राम में रहने दो, ग्राम में फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर कितनी फोर्स हो गई, कितना वेट हो गया 10g। ये g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, ये g ग्राम वाला है, सॉरी ये g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला है, ग्राम वाला नहीं, ग्राम के लिए मैं gm लिख रहा हूँ। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इनटू ग्रेविटी, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी देखो इस सिचुएशन में ये लिखा ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये वाली। ठीक है, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये दिया है कि ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हुआ 45 माइनस 12 है ना। तो आप लिखोगे 10g इंटू 45 माइनस 12 इज इक्वल टू mg इंटू 50 माइनस 45। आप डायरेक्ट लिख लो 50 माइनस 45, सो दिस विल बी इक्वल टू g और g तो कैंसिल हो जाएगा, 10 इंटू 33 इक्वल्स टू m इंटू 5, तो 5 2s are 10, m इक्वल टू 66 ग्राम। चेक कर लो। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन और भेज देता हूं, उसको भी करो। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।